नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम इस चैनल में पढ़ेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास। वो अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय शिक्षा पद्धति क्या थी और उनके बाद फिर उन्होंने कौन कौन से आयोग गठित किए और कैसे कैसे शिक्षा में चेंज किया। सो आज हम पढ़ने वाले हैं विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1904 में आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। ठीक है, 1904। सो 20वीं सदी की शुरुआत थी, 1904 है, 20वीं सदी की शुरुआत हो गई थी। उसमें क्या होना लगा था कि जो हमारा देश था वो गुलाम था, अंग्रेज थे यहाँ पे। तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं थे हमारे, वो पूरे जोर शोर से क्रांतियां चल रही थी। सो एक राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। क्लियर गाइस, यहाँ पे हल्ला गुल्ला चल रहा था। सो इस बीच में शिक्षा का भी थोड़ा स्थिति डामाडोल थी, है ना, वो सही से नहीं चल रही थी। क्लियर गाइस। तो सरकार को लग रहा था कि भारतीय शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। कैसे होगा भैया, जब क्रांतियां चल रही है, मारकाट मची पड़ी है ना। इधर के लोग जो है ना भारत को आज़ाद कराने के लिए कदम उठा रहे हैं और अंग्रेज लोग भारतीयों की हत्या कर रहे हैं, निर्मम हत्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सन 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक उन्होंने क्या बनाया, आयोग का गठन किया, जिसको रैले आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका क्या काम था? इसका काम ये था कि विश्वविद्यालय जो बने हुए थे उच्च शिक्षा के, ठीक है, उनकी क्या इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए उनकी स्थिति का आकलन सबसे पहले करना था। जो मार्केट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो करना था कि एनालिसिस करेंगे, खामियां पता चलेंगी, उन खामियों को दूर करके उनको और इफ़ेक्टिव बनाएंगे। क्लियर गाइस, उन खामियों को दूर करके उनको और इफ़ेक्टिव बना देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जब इसने अपने जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी, उसके बाद में जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, वो 1904 में आया। ठीक है ना। तो इस अधिनियम के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है, वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शोध पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा पर और शोध कार्य, है ना, जो एक्सपेरिमेंट वहाँ पे होते हैं उन पर। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है, विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों की जो संख्या तथा उनके कार्यकाल को कम किया जाना चाहिए। ऐसा है कि जो विद्यार्थी हैं शोध कर रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि भाई कोई इन्वेंशन होगा, क्या पता 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। ठीक है ना। तो टाइम लिमिट कुछ फिक्स नहीं थी। वो टाइम लिमिट उनको बोला कि भाई ये फिक्स करो, अदरवाइज़ यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, दुनिया भर के शोधकर्ता आते चले जाएंगे और मैनेजमेंट जो है ना वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना। अब पूरा जनसंख्या भर गई एक ही विश्वविद्यालय में, तो कैसे संभलेंगे भैया, है कि नहीं। सो उनकी संख्या पर नियंत्रण करें, उनके कार्यकाल पर नियंत्रण करें, और वो जो शोधकर्ता हैं वो ऐसे ही मुँह उठा के नहीं चले आने चाहिए। सरकार पहले उनको चयन करे कि कौन हाँ करने लायक है, वही वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, कोई भी ना जाए, क्योंकि इच्छा तो है भाई, मैं भी खुद चाहता हूँ कि हाँ मैं कहीं पे लैब में, लेबोरेटरी में कोई प्रयोग करूँ, कुछ शोध करूँ। ठीक है, और एबिलिटी अपने अंदर है नहीं, तो हम क्या वहाँ पे समय और जो चीज़ें हैं उनका क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे उनको, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार को विश्वविद्यालयों के सीनेट के विनियमों को वीटो करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब सरकार उनके द्वारा बनाए गए नियमों को बदल सकती थी तथा स्वयं द्वारा जो निर्मित नियम है उनको लागू कर सकती थी। सीनेट के विनियमों को वीटो करने का अधिकार, वीटो का मतलब होता है किसी भी पारित कानून को रोक देना या अपनी इच्छा अनुसार बदल देना। इसका मतलब वीटो का कोई और मतलब नहीं है। ठीक है। तो वीटो करने का मतलब ये है कि कोई कानून बनाया हुआ है तो सरकार के पास वीटो करने का अधिकार का मतलब क्या है कि सरकार उस बनाए गए नियम कानून को खुद से रोक सकती है और नया अपना नियम भी पारित कर सकती है। अगर उसके पास है तो, नहीं है तो रोक सकती है। ठीक है ना। तो वीटो करने का अधिकार मतलब रोकने का अधिकार, एक लैटिन वर्ड है, दिस इज ए लैटिन वर्ड। ठीक है ना, बदल सकती है। अच्छा, और अपने नियम लागू कर सकती है। चलिए भैया, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि विश्वविद्यालयों से निजी कॉलेजों को संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया जाए। जो निजी कॉलेज हैं अपने, जैसे प्राइवेट कॉलेज आप देखते हो, ठीक है ना, उन कॉलेज को जो विश्वविद्यालय से संबंधित करने हैं, कनेक्ट करने हैं, ठीक है भाई, एफिलिएशन तो लेना ना, तो उनको जो है कठिन कर दिया जाए प्रोसेस को।
नेक्स्ट है उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के विकास हेतु 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया। हर साल 5 लाख रुपए देने हैं विश्वविद्यालयों को, ताकि वो अपने जो इम्प्रूवमेंट हैं उनको कर सकें अच्छे से, ठीक है ना। तो इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, तथा उसने गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण कर दिया। विश्वविद्यालय अब डर के साए में जीने लगे, क्योंकि सरकार के पास वीटो का अधिकार था। वो नियमों को बदल सकती थी, अपने अकॉर्डिंग नियमों को सेट कर सकती थी और चेंज कर सकती थी, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो नियंत्रण है वो कठोर हो गया, कड़ा हो गया, टाइट हो गया सिस्टम, ठीक है। और मैनेजमेंट को सरकार के अकॉर्डिंग चलना पड़ा, और जितने घंटे वो काम करना चाह रहे हैं इस टाइप से हो गया। सपोज करो बाउंडेशन है कि सरकार बोलिए 10 घंटे काम करना तो करना, ठीक है ना। जैसे कंपनीज़ में होता है कि नहीं 12 घंटे काम करना तो करना है ना, इंसान मशीन की तरह लगा हुआ है। क्लियर गाइस। सो इस टाइप का नियंत्रण हो गया कि हाँ ये काम होना है तो होना है। क्लियर गाइस। सो ये था आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। क्लियर, जिसकी कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैंने समेट के लिखे हैं। 1904 में ये आया था, और इससे पहले रेले आयोग, ठीक है, का गठन हुआ था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रेले की अध्यक्षता में। उन्हीं के नाम पे इसको रेले आयोग बोला गया। क्लियर गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो, क्या इसी वीडियो में कर लेते हैं छोटी सी चीज़ें। हर्टॉग समिति, कुछ लोग इसको हर्टांग समिति बोलते हैं, 1929 में आई थी, ठीक है। बस छोटे से 3 पॉइंट हैं। सो हर्टॉग समिति का गठन इसके बाद हुआ, स्कूल कॉलेजों के द्वारा जो शिक्षा के मानक का पालन न करने के कारण किया गया था, क्योंकि स्कूल जो कॉलेज थे वो अपने मनमाने जो तरीके हैं वो अप्लाई कर रहे थे, है ना। जैसे कि अभी भी करते हैं स्कूल वाले की बिल्डिंग फीस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी फीस देनी है, इतनी देनी है, वैन का चार्ज देना है, फलाना देना है, ठीक है ना। बेल्ट भी यहीं से लेनी है, किताबें भी यहीं से लेनी है, सब कुछ यहीं से मिलेंगी, हर साल कोर्स बदल दिया जाएगा। सो इस टाइप का कुछ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो उसके लिए हर्टॉग समिति का गठन किया गया। हर्टांग समिति भी बोल देते हैं कई जगह पे इसको, ठीक है ना। सो दोनों एक ही बात है, ये हर्टॉग समिति। इसका कार्य क्या था कि शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट को बनाना था, कि शिक्षा कैसे चल रही है, क्या कमियां हैं, सबका काम वही था, और इसको अच्छे से कैसे चलाया जा सकता है। इसकी प्रमुख अनुशंसाएं क्या हैं? 3 पॉइंट में ख़त्म है। पहला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि उच्च शिक्षा पर ही ध्यान दिया जा रहा था, प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा था, ठीक है। और वो जो है प्राथमिक शिक्षा में जब एडमिशन ही नहीं ले रहे थे लोग, तो उच्च शिक्षा कौन करेगा? अभी ये तो है नहीं कि डायरेक्ट ही उच्च जो है विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेगा, पहले उसको प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ेगा ना बच्चे को, और अगर वो वहीं पे एडमिशन नहीं ले रहा तो अनपढ़ ही रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट सीढ़ी है ना पे हमें पैर रखना है। तो इस शिक्षा को अनिवार्य बनाना है, सभी के लिए उपयुक्त बनाना है, और हर जगह के लिए उपलब्ध करना है, ठीक है, ताकि सभी बच्चे एडमिशन ले सकें और पढ़ सकें, तभी तो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। तो इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसकी अनिवार्यता में जल्दबाजी न की जाए, ठीक है। अच्छे से सोच विचार के कमेटी का गठन करके फैसले लेके और इसको सस्ता, सुलभ, सुगम, प्रभावशाली, रुचिकर बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि केवल पात्र विद्यार्थी ही हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में प्रवेश ले सकें, बाकी औसत विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है ना। भाई पात्र विद्यार्थी का मतलब यही है कि जैसे कि अभी भी है कि परसेंटेज का सिस्टम बना दिया, जहाँ पे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, उनमें कि हाँ भाई जो 80% से बिलो हम एडमिशन नहीं करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। या फिर कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है कि टेस्ट ले लिया जाता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो जो पात्र है, जो एलिजिबल है, वही एडमिशन लेगा, अदरवाइज नहीं। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है कि जो नहीं उनको कुछ काम सिखा दें, जो एलिजिबल नहीं है उच्च शिक्षा के लिए उनको कोई कार्य सिखा दिया जाए, हस्तकला में निपुण कर दिया जाए, ठीक है ना। और वो अपना कोई काम करेंगे, वेल्डिंग करना है, कताई करना है, बुनाई करना है ना, मिट्टी के बर्तन बनाना है, यही काम थे उस वक्त। थर्ड पॉइंट है विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश को नियंत्रित किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रवेश ले रहा है, जैसे कि आईआईटी है, आईआईटीज़ में कोई भी प्रवेश नहीं ले सकता, है ना, नहीं ले सकता। उससे पहले हमें अपनी पात्रता, अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, है ना। IIT-JEE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें IIT मिलेगी, NIT मिलेगी, ठीक है ना। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, सो ऐसे नियंत्रण किया जाए। क्लियर गाइज। सो ये था हर्टॉग समिति के कुछ मेन पॉइंट्स, जो कि 3 पॉइंट्स में ही खत्म हो गया आई थिंक, और आपको एक ही बार में क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी नोट्स वगैरह बनाते रहें आप, क्योंकि लिखने से जो है गांधी जी ने भी बोला है कि हमें अपने मस्तिष्क को अपने हाथों द्वारा प्रशिक्षित करना है। सो ये मैं भी मानता हूँ कि अगर हम लिखते हैं अपने हाथों से, अपने पर्सनल हाथों से लिखते हैं चीज़ों को, तो वो हमें अच्छी तरह याद हो जाती हैं, जल्दी याद हो जाती हैं, और पेपर आने तक याद रहती हैं, ठीक है ना। सो दोस्तों, पढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज की हमने बात की हर्टॉग समिति 1929 और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट, ठीक है, अधिनियम 1904, है ना, ये रहा।
क्लियर गाइस। सो इन दोनों पॉइंट्स को आई होप आपको आपने पढ़ लिया होगा और अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको फिर भी, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आंसर आपको कर दूंगा। क्लियर गाइस, टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।